जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए तो कंप्यूटर के 7वें चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं और आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेट तथा ईमेल। इससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग वन लाइनर किस्म के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें से सबसे पहले सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद में आपका जो इसका थ्योरी सेशन भी दिया जाएगा और आपका ये 7वां टॉपिक है। 10 चैप्टर इसमें से कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं और 10 चैप्टर में पूरे कंप्यूटर को हम लोग वो समझने वाले हैं। इसके बाद में अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो आप लास्ट में कमेंट हमें कर दीजिएगा। उस टॉपिक पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो उस पर भी हम लोग कोई क्लास लेकर के, एक अलग से क्लास लेकर के आपके बीच में आए। जब ये 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में ये सभी के थ्योरी क्लासेस आपको दिए जाएंगे, है ना। जब ये वन लाइनर प्रश्न खत्म हो जाएंगे उसके बाद में फिर आपको थ्योरी दिया जाएगा और थ्योरी के बाद फिर आपको एमसीक्यू किस्म का क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि पहले आपने वन लाइनर किस्म के प्रश्नों को देख लिया, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये आपको समझ में आएंगे पहला। दूसरा है कि जब उसके बाद में जब प्रश्न का पैटर्न समझ में आ जाएगा उसके बाद आप थ्योरी कवर करेंगे तो वहाँ पे दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा और दूसरा क्या होगा कि प्रश्न का पैटर्न भी आपको पता चलता रहेगा कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना, और कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं किस टॉपिक से, ये भी आपको आइडिया आ जाएगा। और ये जब दोनों चीज़ें हो जाएगी, बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, प्रश्न का लेवल पता चल जाएगा, प्रश्न के तरीके पता चल जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद में जब आपको अंत में एमसीक्यू दिया जाएगा तो वहाँ से क्या होगा कि आपके पास में तब तक सब कुछ खजाना भरा हुआ रहेगा, बस केवल आपको एक प्रैक्टिस मात्र करना रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो वो इसी प्रकार से जो वो आगे का रणनीति होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। और जल्दी हम लाइव सेशन भी लेकर के आएंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जब तक इसमें से 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं पूरे होंगे तब तक इसमें लाइव क्लासेस नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको पूरा करने का, और हम कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी हो सके इस पर लाइव क्लासेस भी आपके बीच में लेकर के आ पाएँ। तो इसलिए इसे जल्दी, इस जो कह सकते हैं कि आपका जो लगा हुआ है बॉर्डर, वो बॉर्डर को जल्दी से क्रॉस करवाइए। फिर आप ही के लिए तो ये सारी क्लासेस दिए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस को और देखते हैं एक एक करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला सवाल है कि चित्र संदेश यानी वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में, मान लेते हैं कि कोई वीडियो मैसेज है तो निजी इनबॉक्स में वो कितने दिनों तक संचित यानी स्टोर रहता है, तो वो बता दे कि 30 दिनों तक वो स्टोर रहता है। ब्लॉग जो शब्द है वो दो शब्दों के संयोजन से, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो वो कौन कौन से दो शब्द हैं, तो याद रखेंगे वेब और लॉग, ये दो शब्दों से मिल करके ही एक शब्द बना है ब्लॉग, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लॉग शब्द जो वो किन दो शब्दों के संयोजन से बना हुआ है, तो वेब और लॉग ये दोनों शब्दों के संयोजन से यानी कॉम्बिनेशन से मिल करके बना हुआ है ब्लॉग शब्द। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। कौन कौन सा वो दो भाग है, तो एक है फ्रॉम और दूसरा है डेट, है ना। तो ये दोनों जो है वो अधिकांश मेल प्रोग्राम जो वो किसी ईमेल के दो भागों को अपने, है ना, पूरा कर लेता है। ये आपको याद रखना है, एक तो फ्रॉम और दूसरा है डेट। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री जो संभव बनाता है वो कैसे बनाता है, तो वो ई कॉमर्स के मदद से ये सारी चीज़ें आसान बनाता है, संभव करता है ना, संभव बना पाता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की जो खरीद बिक्री संभव होता है वो ई कॉमर्स के मदद से ही होता है। अगला सवाल है कि ईमेल का आविष्कार हुआ था, तो ईमेल का याद रखेंगे, ईमेल का जो आविष्कार हुआ था वो वर्ष 1971 में इसका आविष्कार किया गया था। तो यहाँ से सवाल जो वो किसी तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। पहला तो आपको ये सवाल पढ़ने के बाद में पता चल जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ से साथ ही साथ आपको टॉपिक भी आपको याद रखने। ईमेल होता क्या है, तो ईमेल इंटरनेट की एक सेवा है जिसका पूरा नाम जो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो कई बार यहाँ से सवाल ये भी पूछा जाता है कि ईमेल में ई का अर्थ क्या होता है, तो ईमेल में जो ई का अर्थ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है,
है ना। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे गए हैं। ईमेल दरअसल दो सब सिस्टम, है ना, दो सब सिस्टम के यूजर एजेंट एवं मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, ये दोनों से मिल करके ही निर्मित होता है। यूजर एजेंट जो वो प्रोग्राम है जिसे मेल रीडर भी कहा जाता है, तथा मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट जो होता है वो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते हैं और मेल को जो वो नेटवर्क में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ईमेल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी संगठन में लैन एवं वैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने में करते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो इंट्रानेट कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंट्रानेट कहा जाता है। तो वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी संगठन में लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। एक होता है लैन, एक होता है मेन और एक होता है वैन। लैन का अर्थ हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और एक होता है मेन। तो मेन का अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सबसे छोटा कह सकते हैं कि छोटे लेवल पे जो नेटवर्क का फैलाव होता है, प्रसार होता है, वो लैन में होता है। फिर उससे बड़ा मेन होता है जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तक कवर करता है। और वैन मतलब हो गया वाइड एरिया, मतलब ये बड़े क्षेत्रों पर काम करने वाला नेटवर्क का एक समूह होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इंटरनेट, अब शब्द यहाँ पे इंटरनेट जुड़ा हुआ है तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा आपको चीज़ें जाननी है ना। इंटरनेट के बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना आवश्यक होता है। तो पहले तो इसका सवाल का जवाब आपको बता देते हैं, फिर इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से नेटिकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटिकेट कहा जाता है। दरअसल इंटरनेट जो वो नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है या नेटवर्कों का नेटवर्क को कहा जाता है, तो उसे इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट बता दें कि विश्व में फैले हुए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्कों से के आपस में जुड़ने से ही बना विश्वव्यापी नेटवर्क है। यह निश्चित प्रोटोकॉल का प्रयोग कर एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक संपर्क स्थापित करके सूचनाओं का आदान प्रदान तथा विभिन्न सेवाओं जैसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन गेमिंग, फाइल ट्रांसफ़र, ऑनलाइन चैट, है ना, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, आदि को जो वो ये एग्जीक्यूट करता है, निष्पादित करता है। इंटरनेट के द्वारा हम डेटा का, चित्र का, चलचित्र, टेक्स्ट, ध्वनि आदि को जो वो विश्व के किसी भी जगह पर जहां इंटरनेट की सुविधा हो आसानी से तथा तीव्र गति से हम भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यही कारण है कि अगर हम अपने डाटा को आपके तक शेयर कर पा रहे हैं तो इसका कारण क्या है? ये इंटरनेट ही है। मान लेते हैं कि कोई पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आपको दे रहे हैं और वो आपके पास में पहुंच रहा है, आप तक पहुंचने में संभव हो पा रहा है, तो ये इंटरनेट की मदद से ही ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही है ना। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतें चीज़ होनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए? पहला तो भैया इंटरनेट के लिए कनेक्शन होना चाहिए, डिवाइस होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप, स्मार्टफोन, घड़ी, टैबलेट, कंप्यूटर आदि जैसे कुछ आपके पास में बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। हार्डवेयर जैसे मॉडेम और राउटर आदि आपके पास होने चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे केबल कनेक्टिविटी एक हो गया और दूसरा है सैटेलाइट कनेक्टिविटी। केबल कनेक्टिविटी जिसमें से वायर लगा होता है, सैटेलाइट मतलब जहाँ से ये ऊपर से काम करता है ना, और एक होता है आईएसपी, इंटरनेट सेवा प्रदाता, है ना। तो ये भी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इंटरनेट का आखिर में विकास कैसे हुआ? तो वर्ष 1962 में सर्वप्रथम इंटरनेट का विचार प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर, है ना, जेसी लिकलाइडर जो एक प्रोफेसर थे, उसी के द्वारा 1962 ईस्वी में सर्वप्रथम इंटरनेट का विचार इनके बीच में आया था। प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे इंटरनेट का जनक जो वो जेसी लिकलाइडर,
है ना। तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं, है ना। जेसी लिकलाइडर के द्वारा ही जो वो पहली बार सर्वप्रथम इंटरनेट का विचार जो वो इनके मन में आया था, इसीलिए जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो अमेरिका में सेना के लिए किया गया था। अमेरिकन सेना एक अच्छी और विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी, अतः विश्व में अगर बात करें तो 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट यहाँ पे याद रखेंगे, अर्पानेट के बारे में आपको याद रखने हैं, कई बार सवाल यहाँ से पूछा भी गया है अर्पानेट के बारे में, है ना। अर्पानेट, तो अर्पानेट के बारे में आपको ध्यान रखने, इसका फुल फॉर्म भी होता है। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है, ए से हो गया एडवांस, आर से हो गया रिसर्च, पी से हो गया प्रोजेक्ट, एजेंसी, नेटवर्क, है ना। NET ये नेटवर्क हो गया। तो याद रखेंगे एडवांस, रिसर्च, प्रोजेक्ट, एजेंसी, नेटवर्क, है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो विश्व का पहला नेटवर्क भी कहा जाता है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अर्पा नेटवर्क में 4 जो दूरस्थ कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ा गया था और उसके द्वारा रक्षा विभाग में अनुसंधान यानी रिसर्च और डेवलपमेंट कार्य जो वो किया गया। वर्ष 1989 में जो वो इंटरनेट को सबके लिए खोल दिया गया, यानी सबके लिए जो वो कॉमन कर दिया, मतलब उसके बाद में 1989 के बाद में हर कोई इंटरनेट का प्रयोग करने लगा। लेकिन उसके पहले जो वो सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रयोग जो वो अमेरिका के द्वारा किया गया था, वो भी इसके रक्षा विभाग के द्वारा अर्पानेट नामक एक नेटवर्क जो वो बनाया था, याद रखेंगे। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर इसका क्लास जो वो लंबा चला जाएगा और फिर अलग मोड में चला जाएगा ये क्लास। तो हम नहीं चाहते हैं कि थ्योरी पे हम बहुत ज़्यादा बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो वो सवालों पे बात करें। जब हम लोग थ्योरी क्लास पे आएंगे तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन जो दबाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रिफ्रेश कहा जाता है। वेब पेज कहता है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वो हाइपर लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। तो वेब पेज एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं वो हाइपर लिंक के मदद से ही जुड़े हुए होते हैं, हाइपर लिंक के द्वारा ही। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वो एक वेब ब्राउजर है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के द्वारा किया गया गैर कानूनी कार्य क्या कहलाता है, तो ये साइबर क्राइम कहलाता है। क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है। अगला सवाल है कि वेबसाइट एक्सेस करने के पश्चात सबसे पहला जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। तो वेबसाइट एक्सेस करने के पश्चात में जो सबसे पहला जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे होम पेज कहा जाता है ना। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ट्रबल शूटिंग कहा जाता है ना। ट्रबल शूटिंग जो वो इसे कहा जाता है। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे IMPS कहा जाता है। क्या कहा जाता है, IMPS कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म जो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने लोगों को इसका जो वो फुल फॉर्म पता है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ें बताई जाए, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उन चीज़ों को याद भी रखनी है। तो इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगला सवाल है कि गोफर उपयोगी होता है, तो गोफर जो वो किस लिए उपयोगी होता है, तो विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण के लिए यह जो वो उपयोगी होता है गोफर। वेब पर किसी विशेष कंप्यूटर और संपूर्ण साइट के मुख्य पृष्ठ को पहचानता है, वो URL है। क्या है, URL है। CSS के लिए प्रयुक्त होता है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है ना, शीट्स। तो CSS का फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए स्थानांतरण मोड क्या है, तो RTGS है, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के, है ना, याद रखेंगे। डिजिटल पेमेंट जो वो विस्तृत लेन देन के लिए जो स्थानांतरण मोड है वो है RTGS, है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। W3C यानी WCCC, है ना। W3C मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब
कंसोर्टियम इसका जो वो फुल फॉर्म, इसका अर्थ, इसका जो वो अर्थ है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पे W3, माफ कीजिएगा W3 और C है ना, माफ कीजिएगा ये नहीं, WWW और C है ना। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखने, क्योंकि WW वर्ल्ड वाइड वेब इसके बारे में तो पता ही है, यहाँ पे C जो जुड़ा हुआ होता है इसका अर्थ होता है कंसोर्टियम। तो हो सकता है कि ये तीनों W का अर्थ तो आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन हो सकता है कि C के बारे में आपसे पूछ ले कि यहाँ पे C का अर्थ क्या होता है, तो C का अर्थ यहाँ पे कंसोर्टियम होता है। जबकि हो सकता है कि कई बार सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि WWW में आखिरी W का अर्थ क्या होता है, या बीच वाले W का अर्थ क्या होता है, या शुरुआती W का अर्थ क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड और वेब है ना। तो ये भी आपको याद रखने, यहाँ से भी फुल फॉर्म कई बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि TCP का पूर्ण रूप क्या है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। अनपेक्षित ईमेल तथा जंक मेल जो होता है वो स्पैम कहलाता है। ईमेल भेजते समय उपलब्ध BCC विकल्प का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका जो वो अर्थ होता है। अगला सवाल है कि ईमेल सेवा में POP का अर्थ क्या है। तो POP का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका जो वो अर्थ होता है। टेलनेट का तात्पर्य क्या है। तो टेलनेट का तात्पर्य है टेलीटाइप नेटवर्क से। किससे है, टेलीटाइप नेटवर्क से इसका तात्पर्य है। इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है वो क्या कहलाता है। तो वो वेब पेज कहलाता है, तो उसे वेब पेज कहा जाता है। अगला सवाल है कि क्रोम वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था। तो यह गूगल के द्वारा ही, गूगल क्रोम आपने अच्छे से पढ़ा होगा है ना। तो गूगल क्रोम जो विकसित किया गया था, वेब जो कि एक वेब ब्राउज़र है, यह विकसित किया गया था गूगल के द्वारा। नेटस्केप क्या है। तो यह एक वेब ब्राउज़र ही है। तो कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है ना। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे क्रोम, नेटस्केप, मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे जो वो कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे होते हैं, एक कोई ऑप्शन आपको अलग वहाँ पे मिलता है। तो ऐसे में आपको छांटना होता है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा है। यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है। वह कुंजी जिसका प्रयोग गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने में होता है उसे कहा उसको जो वो वह कुंजी है Ctrl+D। Ctrl+D एक ऐसा कुंजी है जिसका प्रयोग गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने में इसका उपयोग जो वो किया जाता है। फायरफॉक्स जो एक वेब ब्राउज़र है, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया था। तो अभी हमने बोला था मोजिला फायरफॉक्स, इसका पूरा नाम आपको याद रखने। तो यह मोजिला जो कॉरपोरेशन था उसी के द्वारा फायरफॉक्स नामक वेब ब्राउज़र विकसित जो वो डेवलप किया गया था। अगला सवाल है कि पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है। तो इसे ऑटोफिल कहा जाता है, इसे ऑटोफिल कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो ये एप्लेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एप्लेट कहलाते हैं। कहता है कि एक IP एड्रेस यानी एक IP पते के दशमलव बिंदु अंकन यानी डेसिमल डॉटेड नोटेशन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो ये 255 अधिकतम मान उसका हो सकता है। DNS का कार्य है। तो DNS का अर्थ क्या, कार्य क्या होता है। तो डोमेन नाम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना ही DNS का जो वो मुख्य कार्य होता है। ECS का पूरा नाम क्या है। तो ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। कंप्यूटर वायरस प्रभावित करता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर वायरस जो वो मुख्य रूप में सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक ही डिजाइन यानी MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। उस वायरस का नाम क्या था। तो बता दें कि व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। उस वायरस का जो नाम था वो था कैच मी इफ़ यू कैन। कैच मी इफ़ यू कैन उस वायरस का नाम था।
वह वायरस जो ईमेल द्वारा फैसला भेजता है ना। तो वह वायरस जो ईमेल द्वारा भेजता है ना। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, देख लीजिएगा आप इन चीज़ों को, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे क्या कहा जाता है। तो कहता है कि वह वायरस जो ईमेल द्वारा भेजा जाता है उसे जेएस फोर्टनाइट कहा जाता है, जेएस फोर्टनाइट उसे कहा जाता है। फाइल इन्फेक्टर वायरस सामान्यतः संक्रमित करता है, तो यह निष्पादन कोड जो वो संक्रमित करता है। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है, तो वह पासवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? पासवर्ड कहलाता है। लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है, तो लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। याहू, गूगल अथवा MSN क्या है, तो यह सभी जो वो इंटरनेट साइट हैं। अधिकांश वर्ल्ड वाइड पेजों के कमांड क्या होते हैं, तो अधिकांश वर्ल्ड वाइड पेजों के कमांड जो होते हैं वो HTML होते हैं, है ना। हाइपर टेक्स्ट, इसका जो वो फुल फॉर्म भी कई बार जो वो आपसे पूछे जाते हैं HTML का, है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इन सभी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखने, है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। कहता है कि वह उपकरण जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है वह गेटवे है ना। तो गेटवे जो है वो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। वेब पर एक्सेस करने के लिए दिए गए पेज, दस्तावेजों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। क्या किया जाता है? लिंक किया जाता है। तो वेब पर एक्सेस करने के लिए दस्तावेजों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज का जो वो मुख्य रूप में इतने प्रश्न थे। तो प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा, चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। इसके बाद में जब आप इस थ्योरी सेशन को इसका समझेंगे, इंटरनेट तथा ईमेल को, तो वहाँ से आपको हर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगे, है ना। अभी आपके पास में बहुत सारे सवाल होंगे, हमें पता है। अगर आपने अच्छे से कंप्यूटर इसके पूर्व में नहीं पढ़ा होगा तो आपके पास काफ़ी सारा सवाल होंगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग जो वो डिटेल में समझने वाले हैं जब हम लोग थ्योरी सेशन पे देखेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, निश्चय ही आपको आने वाले समय पे यहाँ से बेनिफिट्स नज़र आएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। और अगले टॉपिक में जल्द ही हम लोग आएंगे, जिसमें से हम लोग महत्वपूर्ण रूप से जो अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो गया, बाकी के 9वां चैप्टर तक हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। 7वां चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में इसके बाद में हम लोग जो वो पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपको आने वाले समय पे बेनिफिट्स नज़र आएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।